कहानी कुछ इस तरह से है। तब मैं अपने मम्मी पापा के साथ लखनऊ के इंदिरा नगर में रहता था। पापा एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे। क्योंकि मेरे बचपन का ज्यादातर हिस्सा लखनऊ में बीता, इसलिए वहाँ का ना होते हुए भी आज भी जब भी कोई मुझसे पूछता है कि कहाँ से हो, मेरे मुंह से यही निकलता है कि मैं लखनऊ से हूँ। बस उसे एक घटना या दुर्घटना को छोड़ दें तो लखनऊ से मेरी सिर्फ और सिर्फ अच्छी यादें ही जुड़ी हैं। आज भी मैं तब के अपने सारे दोस्तों से किसी न किसी तरह से कांटेक्ट में हूँ ही, और जब भी मौका मिलता है लखनऊ हो भी आता हूँ। वहाँ जाते ही लगता है जैसे मैं अपने शहर में आ गया हूँ। उस शहर की महक, आबो हवा, सब कुछ अपनी सी लगती है। पिछले महीने ही मयंक की शादी में गया था। इन 12 सालों में चाहे जितने भी चेंजेस आए हों, पर उस शहर की खुशबू में कोई बदलाव आया ही नहीं है। आज भी मुझे वहाँ हजारों अनजान चेहरे न जाने क्यों अपने से लगते हैं। हम लोग इंदिरा नगर में अवध सिटी में रहते थे। कहने का मतलब ये है कि एक छोटा सा शहर था जिसमें 40 अपार्टमेंट थे और हर अपार्टमेंट में 8 फ्लोर थे और टोटल 1200 फ्लैट थे। एक ही कैंपस में छोटा सा पार्क, मंदिर, दुकान, स्विमिंग पूल, सब कुछ था मेरे भाई। लखनऊ के मेरे दोस्तों में ज्यादातर अवध सिटी से ही है, क्योंकि स्कूल के बाद भी मेरा ज्यादातर वक्त अवध सिटी में ही बीतता था। चाहे बैडमिंटन खेलना हो या क्रिकेट, हम अवध सिटी के प्ले ग्राउंड में ही खेलते थे। अवध सिटी में 8-10 दोस्तों का एक गैंग सा था हमारा, पर उस बड़े गैंग में भी मेरा एक छोटा सा ग्रुप था जो कि आपस में काफी करीब थे। मैं, रमी और आदित्य। रमी को इस नाम से सिर्फ मैं ही पुकारता था, बाकी दोस्त उसे रश्मि कहते थे। वैसे उसका पूरा नाम रश्मि देसाई था। मेरे सारे दोस्त मुझे निशिंद ही कहते, सिवाय रमी के। वो मुझे निशी कहती थी। आदित्य को मैं कभी आदि कहता हूँ तो कभी आदित्य। रमी के पापा इनकम टैक्स ऑफिसर थे। उसकी मम्मी मेरी मम्मी की तरह हाउसवाइफ थी। वो लोग ए ब्लॉक के 7वें मंजिल के हमारे फ्लैट 707 के ठीक सामने 708 में रहते थे। रमी हमसे पहले वहां रह रही थी। 1993 में जब हम लोग उस फ्लैट में रहने पहुंचे तो आमने सामने होने की वजह से हम लोग सबसे पहले रमी के परिवार के ही करीब हुए। मुझे याद नहीं कि रमी और मेरी पहली मुलाकात कब और कैसे हुई, क्योंकि तब मैं सिर्फ 4 साल का था और रमी 3 की। लेकिन हाँ, हम दोनों ही तब एक दूसरे के एकमात्र दोस्त हुआ करते थे। रात को सोने से पहले पूरा टाइम हम दोनों एक दूसरे के साथ ही बिताते थे। हम दोनों के इस भाग दौड़ की वजह से दोनों घरों का मेन गेट खुला ही रहता था, अंदर से बंद नहीं करते थे, क्योंकि हम दोनों सैकड़ों बार एक दूसरे के फ्लैट में आते जाते रहते थे। मैंने हमेशा छोटे बच्चों को स्टार्टिंग में स्कूल जाते समय रोते या तंग करते देखा है, पर मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि साल 1993 में अवध सिटी के पास शिशु निकेतन प्ले स्कूल में मेरे साथ ही रवि का भी एडमिशन हुआ था और उसके साथ ही स्कूल में मैं भी रहूंगा, यही सोचकर मैं खुश था। पहले दिन तो मैं आराम से था, पर रमी रो रही थी। उसके मम्मी पापा और मेरे मम्मी पापा दोनों उसको समझाने और बहलाने में लगे थे। मुझे तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था कि वो रो क्यों रही है। मैं तो कुछ हद तक एक्साइटेड ही था, क्योंकि पहली बार मैंने स्कूल यूनिफॉर्म जैसी कोई चीज देखी थी। इसके अलावा मेरे पापा, जो मुझे कभी एक चॉकलेट से ज्यादा खाने नहीं देते थे, आज उन्होंने पहली बार मेरे बैग में 4-4 डेयरी मिल्क रख दिए थे। उस वक्त मुझे बस इतना समझ में आ रहा था कि जैसे दिन भर यहाँ रमी के साथ खेलता हूँ, वैसे ही इस नई ड्रेस में कुछ घंटे स्कूल में रहकर खेलूंगा। प्ले स्कूल के बाद अगले साल 1994 में जब मेरा एडमिशन जयपुरिया स्कूल में हुआ, तब 1 साल तक रमी से अलग मुझे अकेले स्कूल जाना पड़ा। वो वक्त मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा कठिन था। जयपुरिया स्कूल इंदिरा नगर से थोड़ा सा दूर गोमती नगर में है। एक तो उस बड़े स्कूल का बिल्कुल अलग सा नया माहौल, ऊपर से रमी के बगैर वहाँ वक्त बिताना बहुत ही दिक्कत भरा था मेरे भाई।
वहाँ पहले से मैं किसी को जानता तक नहीं था। सच कहूँ तो छोटे बच्चों को पहले पहल स्कूल में जाने में होने वाला पेन क्या होता है, इसका एहसास मुझे तभी हुआ। 1 साल बाद रमी का एडमिशन भी जयपुरिया स्कूल में हो गया। फिर तो पहले की तरह हम दोनों एक साथ ही एक बस से स्कूल जाने लगे। आदित्य से मेरी मुलाकात पहली बार 2000 में स्कूल बस में ही हुई थी। उसी साल वो हमारे ही ब्लॉक में 3rd फ्लोर पर शिफ्ट हुआ था। उसके पापा सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में बड़े ऑफिसर थे। आदित्य मेरे साथ ही 7th स्टैंडर्ड में था और हम दोनों एक साथ बैठते थे। एक ब्लॉक में रहने और क्लास में भी एक साथ रहने की वजह से हम दोनों का ज़्यादा करीब होना ऑब्वियस सा था। पहले स्कूल बस में मैं और रमी एक साथ बैठते थे, पर अब आदित्य भी हमारे साथ ही बैठने लगा था। आदित्य मुझे अच्छा लगता था क्योंकि वो पढ़ाई में तो तेज था ही, क्रिकेट बैडमिंटन भी अच्छा खेलता था और क्लास में पढ़ाई में मेरी मदद भी करता था। मैं उसकी याददाश्त का कायल था। सर या मैडम एक बार जो बोलते उसे याद हो जाता था। उसकी ये क्वालिटी मुझे कई बार आश्चर्यचकित कर देती थी। जिस चीज को समझने में या याद करने में मुझे घंटों लग जाते थे, उसके लिए ये मिनटों का काम था। जल्द ही वो क्लास में सबका पसंदीदा फेवरेट बॉय बन गया। फिर भला ऐसा दोस्त कोई क्यों ना चाहेगा। मुझे इस बात से बहुत खुशी महसूस होती थी कि जो आदित्य टीचर से लेकर स्टूडेंट सबका फेवरेट है, उसका सबसे करीबी दोस्त मैं ही हूँ। ब्लॉक हो, बस हो या स्कूल, इसके अलावा 2 चीजें और भी कॉमन थी जो मेरे आदित्य और रमी को एक साथ बांधे हुए थी, और वो थी सचिन तेंदुलकर और सलमान खान के लिए हमारी दीवानगी। सचिन और सलमान हम तीनों के लिए एक नशे की तरह थे जो हम तीनों को बेसुध किए रहते थे। सचिन की बैटिंग और सलमान की मूवी देखने के लिए हम कुछ भी कर सकते थे। सच कह रहा हूँ, कुछ भी। हम तीनों सचिन और सलमान की तस्वीरें इकट्ठा करते रहते, चाहे वो पेपर की कटिंग से मिले या कहीं और से। हम तीनों के कमरे में इन तस्वीरों के लिए एक अलग ही जगह थी और इसी के लिए हम तीनों अपने अपने पापा से डांट सुनते रहते थे। सचिन के लिए हमारी दीवानगी ने एक बार हमारे परिवार वालों को इतना मजबूर कर दिया कि उन्हें हमें कानपुर ले जाकर इंडिया और इंग्लैंड का मैच दिखाना पड़ा। 2002 में हम तीनों की फैमिली हमारी वजह से स्टेडियम में थी। सचिन ने उस मैच में 87 रन बनाए थे। इंडिया वो मैच जीत गया था, लेकिन हम लोग भारत की जीत की वजह से ज़्यादा इस बात से खुश थे कि हमने अपनी आंखों से सचिन को देखा था। अपनी आंखों से सचिन को चौके छक्के मारते देखा था। हालांकि सचिन ने उस मैच में एक ही छक्का मारा था, आज भी वो मेरी यादों में सुरक्षित है। सचिन को अपनी आंखों से बैटिंग करते हुए देख पाना हमारी लाइफ का सबसे मेमोरेबल मोमेंट्स में से एक है। आज भी उस मैच का टिकट मेरी किसी पुरानी फाइल में ठीक से रखा होगा। वैसे सलमान के लिए रमी की दीवानगी कुछ अलग ही लेवल पर थी। वो हर वक्त बोलती रहती, आई लव सलमान, आई लव यू सलमान। सलमान की कोई भी अच्छी सी फोटो उसके हाथ लगती तो उसकी हरकतें देखने लायक होती थी। आई लव यू सलमान कहकर उस फोटो को न जाने कितनी बार वो चूमती थी और उसे ऐसा करते देखकर मैं और आदि हंसने लगते थे। रमी की बच्ची, सलमान खान तो ऐश्वर्या का है, तुम क्यों मरी जा रही हो? तब उसे चिढ़ाने के लिए हमारा फेवरेट डायलॉग होता था। हमारे ऐसा चिढ़ाने पर रमी हंसकर जवाब देती, अरे छोड़ो, अगर मैं ऐश की उम्र की होती तो सलमान मेरे अलावा किसी और को प्यार कर ही नहीं सकता था, समझे? रमी तब सलमान की गर्लफ्रेंड ऐश को लेकर ऐसे जलती और आदि सलमान की बॉडी को देखकर ऐसे ही आहें भरता रहता था और मुझसे हमेशा कहता रहता था, निशिन, काश मैं भी ऐसी बॉडी बना पाता यार। सलमान सी बॉडी बनाने की कोशिश में वो तभी से ही लग गया था, भले ही तब वो इसके सपने देखने के अलावा ज्यादा खास कुछ कर न पाता हो। देखना निशिन, मेरा भी सलमान की तरह अपना जिम होगा और हाँ, मैं भी उसी की तरह बॉडी बनाऊंगा। तब उसकी इस बात पर मैं हंस देता था, और पर वो वास्तव में एक्चुअली सीरियस था। मेरे मोटे शरीर की वजह से मैं तो क्रिकेट ज्यादा खेल नहीं पाता था, पर आदित्य इसमें भी टॉप था।
हमारे स्कूल के लिए वो दूसरा सचिन ही था। जब भी स्कूल मैच होते, मैं और रमी उसके हर चौके छक्के पर वैसे ही चिल्लाते जैसे सचिन की बैटिंग टीवी पर देखते वक्त चिल्लाते थे। आदि पढ़ाई और स्पोर्ट्स में तो अव्वल था ही, हमसे कहीं ज्यादा साहसी या दुस्साहसी भी था। 2002 में जब सलमान खान की मूवी तुमको ना भूल पाएंगे रिलीज हुई, तो रमी ने जिद पकड़ ली। उसने बोला मुझे ये मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखनी है, जबकि उससे पहले मूवी देखने हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के साथ ही गए थे। मैंने तो साफ कह दिया, रमी ये पॉसिबल ही नहीं है। हमारे माँ बाप ने आज तक हमें अकेले मूवी देखने का परमिशन नहीं दिया, तो फिर तुम तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो की बात सोच भी कैसे सकती हो। पर रमी कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। मुझसे वो कहने लगी, मैं तो देखूंगी चाहे कैसे भी देखनी पड़े। तभी आदित्य ने कहा, बिल्कुल देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे। अब किसी की मजाल है जो हमें इस मूवी को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने से रोक दे। आदित्य इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा था कि मैं और रमी दोनों चौंक गए थे और एक साथ ही बोल पड़े, पर ये होगा कैसे। आदित्य शांत था, सॉलिड आइडिया है मेरे पास। मैं और रमी अवाक होकर बस उसका चेहरा देख रहे थे। देखो यार, हम लोग सुबह 8:30 बजे स्कूल बस से निकलते हैं और लौटते हैं 5 बजे शाम में। तो हमारे पास इतना तो वक्त है कि हम एक दिन में एक या दो दो शो देख सकते हैं। और यहाँ तो रश्मि को बस एक ही शो देखना है ना। आदित्य बहुत ही आराम से अपना प्लान बता रहा था। मैं तो उसकी बात के पूरा होते ही जैसे चीखते हुए बोला, बस में क्या बोलेंगे, क्या बोलकर स्कूल जाने के बदले बीच में ही उतरेंगे। आदित्य निश्चिंत होकर बोला, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। अगले दिन हम लोग नोवेल्टी सिनेमा हॉल में तुमको ना भूल पाएंगे मूवी के फर्स्ट डे का फर्स्ट शो देख रहे थे। रमी तो खुशी से पागल हुई जा रही थी और आदित्य को हजारों बार थैंक्स बोल चुकी थी। दरअसल आदित्य ने स्कूल के बस कंडक्टर को 100 का नोट थमा दिया था और उसको कंप्लेंट न करने के लिए राजी कर लिया था। और हम लोग स्कूल के गेट से ही ऑटो पकड़कर मूवी के लिए निकल पड़े। फिर शाम को स्कूल के गेट से ही बस पकड़कर वापस आ गए। बस छोड़ते और वापस घर जाते समय डर के मारे मेरा और रमी की हालत खराब थी। चोर प्रोफेशनल बाद में बनता है, पर पहले चोरी के वक्त तो उसके हाथ कांपते ही हैं। ऑटो में हम इसी बात से पूरे रास्ते डरते रहे कि हमें कोई देख न ले। घर लौटते वक्त इस डर से कि कहीं घर पर किसी को कैसे भी पता ना चल जाए, हम पूरे रास्ते भगवान से प्रार्थना करते रहे, भगवान आज हमें बचा लो, फिर ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। घर पहुंचते ही मैं सीधे अपने कमरे में जाकर पढ़ने लगा और पूरी रात बीत गई। उसके बाद कहीं जाकर हमें चैन आया कि चलो बच गए। पर अगली सुबह के साथ ही एक दिन पहले भगवान को लेकर खाई अपनी सारी कस्में हम भूल गए, जैसे शेर ने मानो खून चख लिया हो। अब तो उसका शांत होना मुश्किल था। उसके बाद मजाल है कि सलमान की कोई भी मूवी हमने छोड़ी हो, कभी अलीगंज का नोवेल्टी, तो कभी कैंट रोड का शुभम, तो कभी प्रतिभा थिएटर हमारा अड्डा होता था। तो गाइस, आज के लिए स्टोरी का ये वाला पार्ट यहीं खत्म होता है। कल से एक बार फिर से इस कहानी को कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप सभी को ये कहानी अभी तक पसंद आई होगी। ये कहानी बहुत लंबी है, तो रोज हर रोज एक चैप्टर सुनाता रहेगा आपका भाई। तो थैंक यू सो मच, इतना प्यार करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए दिल से शुक्रिया।